स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग जनन चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हम लोग जनन के बारे में बेसिक और पुष्पी पौधों के में जो लैंगिक जनन होते हैं उसके बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो नर जनन अंग पहला चीज़ पढ़ने वाले हैं, मादा जनन अंग, मासिक चक्र क्या होता है, यौन संचारित रोग और जनसंख्या नियंत्रण। तो ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज यदि आप इस क्लास को कर रहे हैं तो इसके पहले आपको इसका जो पिछला वीडियो लेक्चर था वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चैप्टर में जो कि पहले का था वो आपका छूट जाएगा। तो पहले आप वो क्लास पार्ट 1 करके आइए, फिर पार्ट 2 करेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। इस क्लास को 10th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट और जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि मनुष्य का प्रजनन तंत्र क्या होता है। मनुष्य का प्रजनन तंत्र हम लोग को पता है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि इसमें या तो ये मादा होंगे या तो ये नर होंगे। तो अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। नर जनन अंग इसमें पाया जाएगा और मादा जनन अंग पाया जाएगा। मानव जननांग कैसे विकसित होते हैं, कितनी उम्र में विकसित होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो मानव जननांग साधारणतः लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब पुरुष या स्त्री दोनों में 12 वर्ष की आयु में लगभग उसका जो शरीर के कुछ अंग होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं, तो इस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। और उसमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो सबसे पहले देखें किशोरावस्था में जो होने वाले परिवर्तन है, जैसे कांख एवं दोनों जंघों के बीच तथा बाह्य जनन अंग के समीप बाल आने लगते हैं। त्वचा कुछ तैलीय होने लगती है। चेहरे पर फुंसियों का निकला प्रारंभ हो सकता है, मतलब चेहरे पर कुछ फुंसियाँ आ सकती है। तथा विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। मतलब जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है तो विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के बीच आकर्षण भी आने लगता है। आगे क्या है, इस अवस्था में किशोर बालिकाओं के स्तनों में उभार आने लगता है। मतलब जो बालिकाओं है उसके स्तनों में उभार आने लगेगा। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनगाग्र के चारों ओर की त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है और मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। ये जो परिवर्तन है ये किस में होगा, सिर्फ बालिकाओं में होगा। आगे है किशोर बालक, मतलब बालक में क्या होता है, मूंछ और दाढ़ी का उगना प्रारंभ हो जाता है। वृषण में नर युग्मक, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक होते हैं अंडाणु। तो जो नर युग्मक है वो शुक्राणु बनने लगते हैं। नर मैथुन अंग शिश्न के आकार में वृद्धि होने लगती है। तो ये सब जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कौन सा होता है, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो यदि अगला देखेंगे हम लोग कि यौवनारंभ क्या होता है, तो यौवनारंभ क्या होगा, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवनारंभ कहलाती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पुबर्टी। यौवनारंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होता है। ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए पूछा जाएगा। खैर ये जो क्वेश्चन है यौवनारंभ किसे कहते हैं ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नर जनन अंग क्या होता है। नर जनन अंग में कितने भाग होते हैं, तो नर जनन अंग में कौन कौन से होते हैं, एक वृषण होता है। वृषण कितने होते हैं, 2, वो आगे देखने वाले हम लोग। कई शुक्र अपवाहिकाएँ होती है, अधिवृषण होता है, शुक्र वाहिनी होता है, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, सीसन तथा कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती है। एक एक करके सबको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला अंग है वृषण। तो वृषण क्या है, वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। प्रमुख जनन अंग क्यों है, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु इसी में बनते हैं। नर जो युग्मक होता है शुक्राणु वो कहाँ बनते हैं, तो वृषण में बनते हैं। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। मतलब वृषण कितने होते हैं, 2 होते हैं। दोनों जंघों के बीच त्वचा तथा पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होते हैं। इस थैली को वृषण कोश कहता है। अब यहाँ पर हम लोग फिगर को देखकर थोड़ा सा समझते हैं। फिगर में देखिए, यहाँ पर आपको वृषण दिख रहा होगा, और वृषण कहाँ पर रहता है, तो ये वृषण कोश है। ये जो आपको ये भाग दिख रहा है थैली, ये क्या है, वृषण कोश। वृषण कोश में क्या होता है, वृषण, और वृषण में ही क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। तो आगे देखिए, प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतुमय संयोजी ऊतक के कारण एक आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहती है। इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है। अगला है अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है,
अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और काशी विनलिका के रूप में वृषण के भीतर किनारे से चिपकी हुई होती है। इसका भी हम लोग फिगर देख लेते हैं। अधिवृषण क्या है, तो ये है वृषण और इसके ही बाहर में ये जो दिख रहा है ये क्या है, हम लोग का अधिवृषण है। तो अधिवृषण के बारे में और क्या है, अधिवृषण से एक शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होता है। बनता का है शुक्राणु तो वृषण में, और परिपक्व कहाँ होता है, अधिवृषण में। तो ये वृषण और अधिवृषण को हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका क्या होता है, ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होती है। शुक्रवाहिका आगे मूत्राशय तक जाती है। शुक्रवाहिका शुक्राशय के नलिका से जुड़कर एक स्खलन नलिका निर्माण करती है। तो शुक्रवाहिका एक प्रकार का नली है जो कि शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। तो यहाँ पर यदि फिगर में हम लोग शुक्रवाहिका देखें तो देखिए यहाँ से अधिवृषण से जुड़ा हुआ ये शुक्रवाहिका है जो कहाँ पर जाती है, मूत्राशय तक जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक है स्खलन नली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आते हैं मूत्र मार्ग पर। यह लंबी मांसल नली है। इसको हम लोग कहाँ पर पढ़े हैं, तो हम लोग इसको उत्सर्जन चैप्टर में भी मूत्र मार्ग को पढ़ चुके हैं। इसमें दो सहायक ग्रंथियाँ पुरस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि के नलिकाएं भी खुलती है। मूत्र मार्ग सिसन के माध्यम से होता हुआ मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। मूत्र मार्ग जो होता है सिसन के मध्य से होता हुआ कहाँ खुलता है, बाहर खुलता है जनन छिद्र द्वारा। मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। मतलब मूत्र भी मूत्र मार्ग से होकर ही बाहर निकलेगा और वीर्य भी मूत्र मार्ग से ही बाहर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि क्या होता है, यह मूत्राशय के आधार पर एक स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव स्रावित होता है। ये इम्पोर्टेंट है। पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव स्रावित होता है। और जो शुक्राणु बनते हैं मतलब वीर्य किस किस चीज़ों से मिलकर बनते हैं, तो पहला है पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्राशय द्रव। तो ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। वीर्य में विशेष एक गंध होती है जो किसके कारण होता है, पुरस्थ द्रव के कारण। और पुरस्थ द्रव शुक्राणुओं को उत्तेजित भी करता है। अगला है कॉपर ग्रंथि। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। अगला है सीसन। इसको इंग्लिश में कहता है पेनिस। यह एक मांसल बेलनाकार रचना है जो पुरुष का मैथुन अंग है। पुरुष का मैथुन अंग क्या है, सीसन। सीसन का शिखर भाग ग्लांस कहलाता है। ग्लांस के ऊपर त्वचा का एक ढीला आवरण प्रीप्यूस कहलाता है। सीसन का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाना होता है। सीसन का क्या कार्य है कि शुक्राणुओं को स्त्री की योनि तक पहुंचाना है। आगे है शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है और यह नर युग्मक है। शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय एक गुण कोशिकाएं हैं जिनका विकास वृषण की शुक्राणु जनन नलिकाओं में होता है। ये नर युग्मक है। ये सब तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं मादा जनन अंग के बारे में। तो मादा जनन अंग में जो मुख्य अंग है वो कौन कौन से हैं, पहला होगा अंडाशय, फिर फैलोपियन नलिका, फिर गर्भाशय योनि और लास्ट में हम लोग वल्वा को देखेंगे। अंडाशय क्या होता है, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है। तो पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं क्या होता है। तो फिगर में यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है ये है अंडाशय जहाँ से अंडाणु बनता है। और ये जो नलिका है जो कि गर्भाशय तक जाके जुड़ी हुई है इसको कहेंगे हम लोग फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। ये जो बीच का भाग दिख रहा है ये क्या है, गर्भाशय, ये है ग्रीवा और ये है योनि। तो इसमें हम लोग अभी ये देख चुके हैं कि कहाँ कौन सा अंग है। अब इसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग अंडाशय के बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय, एक जोड़ा अंडाशय होता है जिससे अंडाणु बनता है। प्रत्येक अंडाशय पतली पेरिटोनियम की एक झिल्ली के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से जुड़ी होती है। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को भी छोड़ दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है जिससे अंडाणु विकसित होता है, जिसमें अंडाणु विकसित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका क्या है, ये एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं होती है। एक जोड़ी मतलब इधर भी है और इधर भी है। मतलब कितनी नलिकाएं हैं, एक जोड़ी नलिकाएं हैं। तो एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं होती है
जो अंडाशय के ऊपरी भागों से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है और अंत में कहाँ से जुड़ी होती है, गर्भाशय से जुड़ी होती है। इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बोलेंगे इस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुँचते हैं। इसी नलिका के द्वारा जो होता है अंडाणु अंडाशय से कहाँ पहुँचता है, गर्भाशय में, और वहाँ पर अंडाणु वेट किसका करता है, शुक्राणु का, और निषेचन यदि वहाँ पर शुक्राणु से मिल जाता है तो वो निषेचित हो जाता है। अगला देखते हैं गर्भाशय। गर्भाशय क्या है, यह मोटी दीवार वाली पेशी थैली के समान रचना है जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित होता है। गर्भाशय की गुहा में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में ही किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, जो आगे जाकर शिशु बनता है। इसकी गुहा सामान्य स्थिति में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, परंतु भ्रूण के विकास के समय यह बढ़ जाती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होते जाएगा गर्भाशय की जो स्थिति है वो उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। गर्भाशय का निचला भाग ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा नीचे की ओर योनि में खुलता है। तो ये पार्ट हम लोग अभी इस फिगर में देख चुके थे। चलिए आगे देखते हैं, योनि क्या होता है। यह एक पेशीय नली के समान रचना है जो कितना लंबी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस ऊतक की बनी होती है, तो तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। यह बाहर की ओर छिद्र वल्वा के द्वारा खुलती है। वल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जिसे हाइमन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जिसे क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। योनि क्या कार्य करता है, तो योनि संभोग या मैथुन के समय नर के सीसन को ग्रहण करती है जिसे स्खलित वीर्य मादा जननांग के अंदर पहुंचता है। मतलब शुक्राणु जो होता है वो मादा के गर्भाशय तक पहुंचता है, किस रास्ते से होकर, योनि के रास्ते से होकर। जन्म के समय शिशु मूत्र मासिक स्त्राव इसी के द्वारा निकलता है। मतलब कि इसी अंग से, योनि से ही शिशु भी निकलता है, मूत्र भी, और मासिक स्त्राव भी निकलता है। आगे है मासिक चक्र क्या होता है। तो मासिक चक्र पुरुषों में होता है या महिलाओं में, तो ये महिलाओं में होता है। स्त्रियों में यौवनारंभ जब होता है, कब होता है, 10 से 12 वर्ष की आयु में। इसी उम्र में नारी में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है, मतलब वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं भी चलने लगती है जिसे क्या बोलेंगे, मासिक चक्र या मासिक स्त्राव बोलेंगे। यह चक्र कितने दिनों का चलता है, 28 दिनों का चलता है। और यह जो नियंत्रित होता है वो कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। इसके आगे में मासिक चक्र कैसे, मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पर लिखा गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए बस इतना ही है। आगे देख लेते हैं, ये भी है मासिक चक्र के बारे में सामान्य जानकारी। इसमें एक पॉइंट आपको ये ज़रूर लिख लेना है कि जो मासिक चक्र होता है स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक चक्र क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है, यदि कोई नर और मादा एक दूसरे से यौन संबंध बनाता है तो उससे कुछ रोग जो होते हैं वो संचारित हो जाते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, संचारित हो जाते हैं एक से दूसरे में। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि, मूत्र मार्ग तथा जननांगों या मुख गुदा जैसे स्थानों के नाम और उष्ण वातावरण में बढ़ते हैं। मतलब जो कि उसका मूत्र मार्ग है या फिर कोई भी जनन अंग है उसको वे ये क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं, तो पहला हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया जनित रोग। तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन सा है, एक है गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस। ये जो है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण होने वाले रोग है ये सब। वायरस मतलब विषाणु के कारण कौन कौन सा होता है, तो सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, एड्स, ये सब किसके कारण होने वाला रोग है, वायरस मतलब विषाणु के कारण। और एड्स HIV होने वाला रोग है, ये तो अलग पॉइंट है। अगला देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, ट्राइकोमोनियसिस जो रोग है ये किससे होने वाले हैं, प्रोटोजोआ से। तो ये 3 रोगों के बारे में हम लोग देखें यहाँ पर, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। तो इसको आपको याद कर लेना और सभी को लिख लेना क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन हम लोग को कौन से कदम उठाना चाहिए और हम लोग के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में देखना है। जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसको सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। परिवार नियोजन से जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। संतानों उत्पत्ति निम्नलिखित उपायों से नियंत्रित की जा सकती है।
मतलब संतान की उत्पत्ति जो होती है वो किस किस उपायों से नियंत्रित की जा सकती है उसके बारे में। पहला है प्राकृतिक विधि। मासिक स्राव के 14वें दिन, जिस दिन मासिक स्राव होता है उसके 14वें दिन उससे आगे के दिनों में, मतलब उसके लगभग के दिनों में संभोग से यदि दूर रहा जाए तो अंडाणु का निषेचन नहीं होगा और संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो मासिक स्राव के कौन से दिन? 14वें दिन। आगे है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होता है? पुरुष कंडोम का उपयोग कर या फिर स्त्री डायफ्राम या कॉपर टी तथा लूप जैसे चीज़ों का उपयोग करके जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है, संतान उत्पत्ति को कम कर सकती है। और एक विधि है रासायनिक विधि। ऐसे विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे गर्भ निरोधक क्रीम, गर्भ निरोधक गोलियां, बहुत सारे ऐसी गोलियां होती है जिससे संतान उत्पत्ति को कम किया जाता है। और एक विधि है सर्जिकल विधि। इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी तथा स्त्री नसबंदी किया जाता है। मतलब कि पुरुष का जो वो होता है शुक्राणुवाहिका, उसको काट दिया जाता है, या फिर स्त्री नसबंदी में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट दिया जाता है ताकि शुक्राणु ना बाहर निकले या फिर अंडाणु ना बाहर निकले। तो ऐसे में क्या होता है? संतान उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये था जनसंख्या नियंत्रण। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप इसका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसका नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो इसका आप नोट्स बना लीजिए और आप इसको रिवीजन करने के लिए दोबारा एक बार इस वीडियो को देखिए ताकि सारा कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।